मुक्ति मिली है। इस पेड़ में जो लाल रंग का धागा बंधा हुआ है उसका टूटने में आपको दम में खोलना पड़ेगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तो साया तुम्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन उस साई ने तुम्हें यहाँ क्यों बांध के रखा है? सुहानी डर कर उठती है। वो देखती है कि निशा गहरी नींद में सो रही है। डरावने सपनों के कारण सुहानी रोज रात को परेशान होने लगी थी। क्या ये सिर्फ सपना था या फिर सचमुच सृष्टि मुझसे कुछ कहना चाहती है? नहीं, आजकल ना मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। एक काम करती हूँ, बरगद के पेड़ के पास जाकर फिर से देखती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही सुहानी फिर से उस बरगद के पेड़ के पास चली जाती है। युवराज आज भी वहीं खड़ा होकर उस पेड़ की तरफ ही देख रहा था। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि युवराज उस पेड़ के पास क्यों आता है, लेकिन सृष्टि की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सुहानी का युवराज से बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि सुहानी के अलावा एक वही था जो सृष्टि को सुन सकता था। गुड मॉर्निंग सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानती नहीं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स का यहाँ पर आना मना है? सर आप मान क्यों नहीं लेते हैं? आपको फिर सृष्टि की आवाजें सुनाई देती हैं। युवराज उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो सुहानी के सामने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता है। युवराज को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सुहानी अब तक सृष्टि की आवाजें सुन पा रही है। फिर भी वो सुहानी को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। सर मैं जानती हूँ सृष्टि को कैसे आजाद किया जा सकता है। क्या जानती है इस बारे में? युवराज का ऐसा रिएक्शन देखकर सुहानी डर जाती है और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। मैंने पूछा तुम क्या जानती हो इस बारे में? आज रात 12 बजे अगर पेड़ पर बंधा ये लाल धागा, इसे खोल देंगे तो सृष्टि हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। ये सुनते ही युवराज के होश उड़ जाते हैं और वो खामोश हो जाता है। सुहानी युवराज का ऐसा रिएक्शन देखते हुए कहती है, अब तो आपको मेरी बातों पर बिलीव हो रहा है ना सर? युवराज को सुहानी की बात पर यकीन तो था, लेकिन वो इनकार करते हुए कहता है, मैंने कहा ना कि तुम्हें इलाज की जरूरत है, और अगर तुम्हें अभी भी ये सब सच लगता है तो तुम्हारा पागलपन दूर करने के लिए मैं खुद यहाँ आकर ये धागा खोल दूंगा। युवराज खुद सृष्टि को आजाद कराना चाहता था, लेकिन वो इस खतरनाक काम में सुहानी को शामिल नहीं करना चाहता था। युवराज ने पहले भी कई बार सृष्टि को आजाद कराने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही उसके हाथ आई थी। सृष्टि को आजाद कराने का सही रास्ता वो ढूंढ ही नहीं पाता था, लेकिन अब वो सुहानी के बताए तरीकों को भी एक बार आजमाना चाहता था। वो नहीं जानता था कि ये तरीका काम करेगा या नहीं, लेकिन वो एक और बार कोशिश करना चाहता था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं सर? मैंने कहा ना कि तुम्हारा ये वहम दूर करने के लिए मैं यहाँ खुद आकर धागा खोल दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। अगर आपको लगता है ये वहम मेरा है तो ये धागा भी मैं ही खोलूंगी। युवराज समझ जाता है कि सुहानी मानने वाली नहीं है। ठीक है, तुम रात को यहाँ पर आकर धागा खोल सकती हो, लेकिन तभी जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम इस कॉलेज की स्टूडेंट हो और यहाँ पर कई मौतें हो चुकी हैं। मैं नहीं चाहता किसी और स्टूडेंट के साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट हो। सुहानी को युवराज के लिए उसका कंसर्न अच्छा लगने लगा था, लेकिन फिलहाल वो बस पेड़ में बंधी मूली को खोलने के बारे में सोचते हुए कहती है, काश सृष्टि ने कभी सुसाइड नहीं किया होता। सुसाइड नहीं किया था। क्या? कुछ नहीं। फिर सुहानी वहाँ से चली जाती है, लेकिन युवराज वहीं रुककर उस पेड़ पर बंधे लाल धागे को देखने लगता है। सुहानी को सृष्टि की आवाजें कैसे सुनाई देती हैं? शाम के वक्त क्लास खत्म होने के बाद सुहानी और निशा वापस हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। वो दोनों रोड पर ही चल रहे थे। तभी निशा किसी को देखकर रुक जाती है। क्या हुआ? अचानक से रुक क्यों गई? सवाल बंद करो, मेरे पीछे पीछे आ।
एक्सक्यूज मी मिस, एक्सक्यूज मी। वो लगभग 35 साल की एक औरत थी और देखने में वो कोई जर्नलिस्ट लग रही थी। मैम आप वही जर्नलिस्ट हो ना जो सृष्टि के सुसाइड केस को कवर करने हमारे कॉलेज आए थे? और ये जर्नलिस्ट मेरी आप ही की दोस्त है ना जिनका विशिंग वेल के पास मर्डर हुआ है? ओह सॉरी, माय नेम इज निशा और ये है सुहानी। हम दोनों सेंट थॉमस के ही स्टूडेंट्स हैं। क्या कर रही है निशा? मुझे दिखाई नहीं देता वो तुझसे बात नहीं करना चाहती है। तू बस देखती जा। ये क्या, इसका पापा भी मुझसे बात करे। आजा। मैम मुझे सृष्टि सुसाइड केस के बारे में आपसे बात करनी है। निशा के ऐसा कहते ही वो लेडी पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस निशा से दूर जाना चाहती हो। मैम सृष्टि मेरी रूममेट और उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। और वो जर्नलिस्ट आपकी दोस्त जिनका विशिंग वेल के पास मर्डर हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? निशा उस जर्नलिस्ट से सृष्टि की मौत के बारे में इंफॉर्मेशन चाहती थी। निशा सोच ही रही थी कि वो क्या कहे, तभी उसकी नजर सुहानी पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। जिस रात मेरी का मर्डर हुआ था उस रात उस रास्ते से गुजरने वाला आखिरी इंसान सुहानी थी और सुहानी ने वहां कुछ अजीब देखा था, है ना सुहानी? बता। ये पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोल रही है। क्या सच में तुम मैरी के मर्डर के बारे में कुछ जानती हो? तो हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले आपको मुझे बताना होगा सृष्टि के सुसाइड के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। सृष्टि ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था। मुझे बचाओ! मुझे बचाओ! मुझे बचाओ! सृष्टि की बॉडी पे जो इंजरीज मिली हैं, उनसे साफ पता चलता है कि किसी ने उसे जबरदस्ती फांसी पर लटकाया था। तो ये बात बाहर क्यों नहीं आई? क्योंकि शिमला के कुछ पावरफुल लोग इस बात को दबाना चाहते हैं। सुहानी और निशा उस जर्नलिस्ट की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि कोई था जो छुपकर उन पर नजर रख रहा था। कौन है वो लोग जो इस बात को दबाना चाहते हैं? मिस पद, वो इतना ही कह पाई थी, तभी उसके गले में तेज दर्द होता है और वो अपना गला पकड़ लेती है। इससे पहले निशा और सुहानी कुछ समझ पाते, सीमा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर निशा और सुहानी सीमा को हॉस्पिटल ले जाकर उसे एडमिट करते हैं और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं। थोड़ी देर बाद सीमा की माँ हॉस्पिटल आती है। निशा उनको सारी बातें बताती है, लेकिन डॉक्टर के बाहर आते ही वो तीनों डॉक्टर से सीमा के बारे में पूछते हैं। सुहानी उसका नाम जानना चाहती थी, जो सीमा कहते कहते रुक गई थी, लेकिन डॉक्टर समझाते हुए कहते हैं कि सीमा से फिलहाल कोई भी ऐसा सवाल ना पूछा जाए जिससे उसे कोई स्ट्रेस हो। ये सुनकर निशा और सुहानी इसके आगे कोई भी सवाल नहीं करते और वो दोनों हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। रात के 9 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था कि तभी सुहानी के पीछे कुछ हरकत हुई। सुहानी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। यार निशा, तुझे कुछ महसूस हो रहा है क्या? हाँ बहुत ठंड लग रही है और भूख तो उससे भी ज्यादा लग रही है। वो नहीं इडियट, मतलब किसी के आसपास होने का एहसास। लो मैडम को यहाँ पे भी भूत दिखने लगे। सुहानी मैं क्या सोच रही थी ना, आज इस आत्मा को दिख जाने दे, फिर हम ना इसका ऑटोग्राफ लेके सारे शहर में उनकी कॉपियां बेचेंगे। सोच हम कितने अमीर हो जाएंगे। साई के चिल्लाते ही सुहानी और निशा गिर जाते हैं। निशा बेहोश हो जाती है। साया ने अपनी शक्तियों से सुहानी को पूरी तरह बांध दिया था। सुहानी को दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन वो चीख नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो साया सुहानी की जान लेकर ही छोड़ेगी।
सुहानी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन तभी एक तेज रोशनी सुहानी के बदन पर पड़ती है और वो साया सुहानी को आजाद कर देती है। तुम ठीक हो? सर वो साया। हाँ मैंने देखा। तुम ऐसे ही लेटी रहोगी या उठोगी भी? युवराज का यूं बार बार उसे बचाना सुहानी को अच्छा लगने लगा था। थैंक यू सर, आपने मुझे फिर से बचा लिया। फिर से? सर आप मान क्यों नहीं जाते? उस दिन इसी रोड पर आपने मुझे बचाया था। युवराज को पता था कि सुहानी सच कह रही है, लेकिन वो उससे ये बात छुपाना चाहता था। कौन है आप? इससे पहले कि सुहानी कुछ और पूछती, युवराज की नजर बेहोश पड़ी निशा पर गई। इसकी सांसें धीमी हो रही हैं। इसे बचाने का एक ही तरीका है। युवराज जानता था कि विशिंग वेल के पास वाली रोड पर और रुकना सही नहीं होगा, इसीलिए वो निशा को अपनी गोद में उठाकर वहां से तुरंत निकल जाता है। फिर वो कार को हॉस्टल की तरफ बढ़ा देता है। युवराज खामोशी से ड्राइव कर रहा था और सुहानी फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। सुहानी बीच बीच में तिरछी नजरों से युवराज को देख रही थी। ये बात युवराज भी नोटिस कर रहा था। आज पूर्णिमा की रात है। सृष्टि को आजाद करने के लिए बरगद के पेड़ के पास जाना ही होगा। आज हमें वो धागा खोलना है। मुझे याद है। युवराज का जवाब आता है। फिर वो कुछ देर रुककर आगे कहता है, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मैं वहां खुद जाकर धागा खोल दूंगा। नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी। क्या युवराज और सुहानी सृष्टि को आजाद करा पाएंगे? आखिर कैसे हुई थी सृष्टि की मौत? कौन है उसकी मौत का जिम्मेदार? क्या इस रहस्य का आज होगा पर्दाफाश? क्या युवराज और सुहानी सृष्टि को आजाद कराने में होंगे सफल, या फिर उनके साथ होने वाली है कोई अनहोनी? क्या सीमा को कुछ ऐसा पता था जिससे सारे राज खुलने वाले थे? क्या सीमा की सच्चाई बताने से पहले ही ले ली जाएगी उसकी जान? क्या सुहानी और युवराज पेड़ पर बंधे लाल धागे को खोलने के बाद सृष्टि को बचा पाएंगे, या फिर उस साये के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट FM। युवराज सुहानी को रोकने की कोशिश नहीं करता है। वो समझ चुका था कि सुहानी उसके रोकने से रुकने वाली नहीं है। युवराज देखता है कि सुहानी काफी परेशान लग रही है, तो वो कहता है, क्या हुआ? सुहानी जवाब देती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या सच है और क्या मेरी इमेजिनेशन है। कभी लगता है कि सृष्टि सच में है और वो मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन कभी लगता है कि मेरा दिमाग ही ये कहानियाँ बना रहा है। मुझे पता भी नहीं है सृष्टि सच में उस पेड़ में कैद है या ये सब मेरा वहम है। युवराज कहता है, अगर तुम श्योर नहीं हो तो फिर वो धागा क्यों खोलना चाहती हो? सुहानी उसे जवाब देते हुए कहती है, मैं बस ये अपने मन की तसल्ली के लिए करना चाहती हूँ। पिछले 1 महीने से रोज सृष्टि की आवाजें सुनती हूँ और वो मुझसे मदद मांगती है। अगर सृष्टि सच में है तो मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, और यदि ये मेरा वहम है तो मैं खुद को इससे आजाद करना चाहती हूँ।
ये सुनकर युवराज फिर आगे कुछ नहीं कहता। कुछ ही देर में वो तीनों हॉस्टल पहुंच जाते हैं। हॉस्टल वाले निशा को अंदर ले जाते हैं। युवराज वहां से जाते हुए सुहानी को देखकर कहता है, मैं 11:30 बजे तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। जवाब में सुहानी अपना सिर हिला देती है और युवराज वहां से चला जाता है। कार में बैठने के बाद युवराज अपने मोबाइल से किसी को कॉल करता है और कहता है, सुहानी शर्मा, कल सुबह से पहले इस लड़की की नींद नहीं खुलनी चाहिए। ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। सुहानी अब तक कॉलेज नहीं पहुंची थी। युवराज उस बरगद के पेड़ के सामने था और उस लाल धागे को खोलने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी उसके कदम रुक जाते हैं और वो अपने सामने उस साए को हवा में देखता है। वो साया काले धुएं की तरह था, जिसका शेप किसी इंसान की जैसा था। उस घने अंधेरे के बीच वो साया बहुत भयानक दिख रहा था। उस साए से एक गुर्राती हुई आवाज आती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे टकराने के बारे में सोचने लगे। युवराज अपना रास्ता बदल लेता है और तेजी से उस पेड़ की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो काला साया फिर से पेड़ और युवराज के बीच आ जाता है। ये देखकर युवराज गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लेता है। उस साए से वही आवाज आती है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इसे मुझसे नहीं बचा सकते। युवराज कहता है, तुमने इसे मार डाला, अब तो इसे आजाद कर दो। वो साया गुर्राते हुए कहता है, तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। उस साए के ऐसा कहते ही युवराज फिर से उस पेड़ की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अब वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। बहुत कोशिश करने पर भी वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तभी युवराज की बॉडी ऊपर उठने लगती है और वो लगभग 15 से 17 फीट ऊंचाई पर हवा में चला जाता है। वो साया युवराज के बिल्कुल पास आ कहता है, क्या अब भी तुम उस लड़की की आत्मा को आजाद करना चाहते हो? युवराज जवाब देता है, हाँ, मैं उसे आजाद करके ही रहूंगा। युवराज के चेहरे पर डर के कोई भी भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं हो। युवराज के ऐसा करते ही वो तेजी से जमीन पर गिर जाता है। उस साए ने युवराज को बहुत जोरों से नीचे पटक दिया था, लेकिन युवराज फौरन उठ जाता है और फिर से उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। युवराज की हिम्मत देखकर उस साए का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए युवराज जमीन पर गिर जाता है और वो साया युवराज को घसीटते हुए पुराने रोड के पास ले जाता है। युवराज के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो साया उसे वहां से नहीं जाने देता और उलझाए रखता है। कभी वो युवराज को उठाकर पटक देता तो कभी उसके रास्ते में पेड़ गिराकर उसे रोक लेता। वो युवराज को बस कुछ समय तक वहीं रोक कर रखना चाहता था और यही करते हुए काफी समय बीत जाता है। वो साया एक बार फिर से युवराज को हवा में उठाकर दूर फेंक देता है तो युवराज एक बड़े पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी युवराज के रिस्ट वॉच का अलार्म बजता है। वो अपनी घड़ी देखता है तो उसकी सांसें जैसे रुक सी जाती हैं। रात के 1 बज गए थे। तभी सामने से उस साए की आवाज आती है, वो वक्त जा चुका है जब तुम उसे आजाद कर सकते थे। अब ये रात 1 साल बाद आएगी। उस लड़की को आजाद करने के लिए 1 साल बाद फिर से कोशिश करना। ये कहकर वो साया हवा में ही गायब हो जाता है। उस साए के जाने के बाद युवराज गुस्से से जोर से चीखता है। उसके चीखने की आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है। इस वक्त उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सृष्टि की कोई मदद नहीं कर पाया था। अगली सुबह युवराज आंखों में गुस्सा और उदासी लिए उस पेड़ के सामने खड़ा था। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और मन में सिर्फ दुख और पछतावा था। लेकिन आज वहां युवराज को कुछ अजीब सा लग रहा था। आज वो सृष्टि की मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा था और न ही उसे सृष्टि की कोई आवाज सुनाई दे रही थी। युवराज उस पेड़ को गौर से देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। उस पेड़ पर वो लाल धागा नहीं था। युवराज हैरानी से बोलता है, वो धागा कहाँ है? पेड़ पर धागा ना देखकर युवराज ये तो समझ जाता है कि सृष्टि अब मुक्त हो गई थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कैसे। युवराज हैरानी से उस पेड़ को ही देख रहा था।
तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो धागा कल रात मैंने खोला है। युवराज पीछे मुड़कर देखता बदलते हुए कहता है, अब निशा कैसी है? क्या उसे होश आया? सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ, कल रात को उसे होश तो आ गया था। वो कुछ अजीब सी बातें कर रही थी, फिर वो मेरा खाना खा गई और फिर से सो गई। उसके बाद अब तक नहीं उठी है। सुहानी की बात सुनकर युवराज को सब कुछ समझ आ जाता है। सुहानी के खाने में नींद की दवा मिलाई गई थी, वो तो निशा ने खा लिया था। कल रात सुहानी को उस साय ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि उस वक्त वो साया युवराज के साथ उलझा हुआ था। इसका मतलब उस साय ने सुहानी को धागा खोलते हुए देखा ही नहीं था और अब सुहानी को साय से कोई खतरा नहीं था। युवराज यही सोच रहा था, तभी सुहानी कहती है, युवराज सर, आपने बताया नहीं, कल रात आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? युवराज होश में आता है और बहाना बनाते हुए कहता है, कल रात मैं सो गया था, आई एम सॉरी। सुहानी बस कहती है और वहाँ से चली जाती है। सुहानी को लग रहा था कि सृष्टि की आवाज उसका वहम था और युवराज उसकी ये गलतफहमी बनी रहने देना चाहता था। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज कैंपस में खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी एक बड़ी सी ब्लैक कार वहाँ आकर रुकती है और पद्मिनी सिंघानिया उसमें से बाहर निकलती हैं। सभी की नजर उस पर चली जाती है। उस कार की दूसरी तरफ से लगभग 55 साल का एक आदमी बाहर निकलता है और वो दोनों कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। उन्हें देखकर सुहानी कहती है, निशा, पद्मिनी सिंघानिया के साथ वो आदमी कौन था? निशा जवाब देती है, वो युवराज दीवान के डैड मिस्टर यशवंत दीवान हैं। वो और पद्मिनी हमारे कॉलेज के ओनर हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मिस्टर यशवंत दीवान और पद्मिनी का अफेयर चल रहा है। सुहानी बस हैरानी से निशा की बातें सुन रही थी। तभी विवेक सुहानी से कहता है, सुहानी, तुम्हें पता है मिस्टर यशवंत दीवान के बारे में एक बहुत फेमस स्टोरी है? सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, कैसी स्टोरी? विवेक कहता है, यहाँ के लोग कहते हैं कि कुछ सालों पहले यशवंत दीवान बहुत गरीब हुआ करते थे। उन्हें विशिंग वेल से ये सब मिला है। सुहानी आंखें बड़ी कर कर कहती है, क्या सच में? विवेक जवाब देता है, हाँ, यहाँ के लोग तो यही कहते हैं। फिर सुहानी अगला सवाल करती है, और युवराज सर की मम्मी? विवेक कुछ सोचकर कहता है, उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बातें चल ही रही थी, तभी एक स्टूडेंट भागते हुए कॉलेज कैंपस में आता है और बाकी स्टूडेंट से कहता है, कल रात पुराने रोड पर रोशन का मर्डर हो गया है। उस स्टूडेंट की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। निशा, सुहानी और विवेक भी उस स्टूडेंट की बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। निशा कहती है, कल फिर पुराने रोड पर मर्डर हुआ है। सुहानी निशा की बात को पूरा करते हुए कहती है, और आज फिर पद्मिनी सिंघानिया कॉलेज आई हैं। सुहानी की बात खत्म होते ही विवेक कहता है, तो क्या सच में इन मौतों और पद्मिनी सिंघानिया के बीच कोई कनेक्शन है? वो तीनों आंखें फाड़कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद निशा, विवेक और सुहानी कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे। उनके सामने प्लेट में चीज सैंडविच रखा था जो निशा का फेवरेट था, लेकिन किसी से भी कुछ खाया नहीं जा रहा था। तीनों खामोशी से बैठकर कुछ सोच रहे हैं। आज पूरे कॉलेज का माहौल कुछ ऐसा ही था। रोशन कॉलेज का 10वां स्टूडेंट था जिसकी मौत उस विशिंग वेल के पास हुई है। उन तीनों के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए विवेक कहता है, यार, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि पद्मिनी मैम का इन मर्डर से कुछ कनेक्शन है। मुझे भी। निशा परेशान होकर कहती है। सुहानी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। ये देखकर विवेक उसे चिढ़ाते हुए कहता है, किसके ख्यालों में खोई हुई हो?
युवराज सर के? विवेक की बात सुनकर निशा चौंक जाती है और वो चिढ़कर सुहानी से कहती है, तो उस आदमी के ख्यालों में क्यों खोई है? निशा का सवाल सुनकर सुहानी हड़बड़ा जाती है और विवेक को भी एहसास होता है कि उसे निशा के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सुहानी बात को संभालते हुए कहती है, निशा तुम्हें याद है जर्नलिस्ट सीमा जी ने हमें क्या कहा था? सुहानी की बात पर निशा अपना सर खुजाते हुए अपने दिमाग पर जोर देती है और कहती है, हाँ याद आया, उन्होंने कहा था कि शिमला के कुछ बड़े लोग हैं जो सृष्टि मर्डर केस को दबाना चाहते हैं। ये सुनकर विवेक लगभग चीखते हुए कहता है, क्या सृष्टि का मर्डर हुआ था? ये सुनते ही सुहानी और निशा उसे धीरे बोलने के लिए इशारा करती हैं, तो विवेक चुप हो जाता है। सुहानी बात को आगे बढ़ाते हुए निशा से कहती है, सीमा जी जब उन लोगों का नाम बता रही थी तो उन्होंने एक वर्ड कहा था और तभी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तुम्हें याद है उन्होंने क्या कहा था? सुहानी का सवाल सुनकर निशा फिर से अपने दिमाग पर जोर देती है और कुछ देर याद करने के बाद वो बौखलाहट के साथ कहती है, ओह शिट, कहीं वो पद्मिनी सिंघानिया तो नहीं कहना चाह रही थी? सुहानी निशा की आंखों में देखते हुए कहती है, हो सकता है। सुहानी की बात सुनकर विवेक कहता है, तो तुम ये कहना चाहती हो कि सृष्टि सुसाइड केस को पद्मिनी सिंघानिया दबाना चाहती थी? क्या सुहानी फिर किसी मुसीबत में पड़ जाएगी? क्या सच में वो पद्मिनी सिंघानिया ही थी? और क्या विशिंग वेल के पास हो रही मौतों का पद्मिनी से कोई ताल्लुक था? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। निशा का सवाल सुनकर जवाब में सुहानी अपना सिर हिला देती है। फिर विवेक बौखलाहट के साथ आगे कहता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? निशा कुछ सोचते हुए कहती है, अब तो इस पजल को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है। निशा की बात सुनकर सुहानी और विवेक उसे सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। निशा अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहती है, सब कुछ उस विशिंग वेल से जुड़ा हुआ है। ये पता लगाने के लिए आज रात हमें विशिंग वेल के पास जाना चाहिए। निशा की बात सुनकर सुहानी और विवेक हक्के बक्के रह जाते हैं और आंखें फाड़कर उसे देखने लगते हैं। डर से विवेक के माथे पर पसीना आ गया था। फिर विवेक हकलाते हुए कहता है, तू पागल हो गई क्या? खुद तो मरना चाहती ही हो और हमें भी मारना चाहती हो। तुम्हें पता है ना, रात में जो कोई भी उस रास्ते से जाता है वो जिंदा नहीं बचता। निशा कहती है, सुहानी तो जिंदा बच गई ना, इसका मतलब वहाँ सब नहीं मरते हैं। विवेक परेशान होकर सुहानी को देखता है और कहता है, सुहानी ये लड़की पागल हो गई है, चलो यहाँ से चलते हैं। सुहानी कुछ देर खामोश रहती है और फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे लगता है कि हमें ये चांस लेना चाहिए। सुहानी की बात सुनकर निशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन विवेक खुद से कहता है, विवेक तू भाग ले यहाँ से, वरना ये दोनों पागल औरतें तुझे मरवा देंगी। विवेक की हालत देखकर निशा उससे कहती है, तुम चलो या ना चलो, मैं और सुहानी आज रात 10 बजे उस विशिंग वेल के पास जा रहे हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। ये कहकर निशा सुहानी का हाथ पकड़ती है और उसे साथ लेकर कैंटीन से बाहर चली जाती है। विवेक वहाँ अपना सर पकड़कर बैठा रह जाता है। शाम हो चुकी थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स कॉलेज से जा चुके थे, इसीलिए कॉलेज अब लगभग खाली हो गया था। सुहानी भी अपना काम खत्म करके कॉलेज हॉल से गुजर रही थी। तभी चलते हुए सुहानी एक स्टोर रूम के दरवाजे के पास से गुजरती है, तो अचानक से स्टोर रूम का दरवाजा खुलता है और रूम के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और सुहानी को अंदर खींच लेता है। सुहानी घबराकर चीख पड़ती है। तभी एक हाथ उसके मुंह को बंद कर देता है। स्टोर रूम में बिल्कुल अंधेरा था। सुहानी को किसी ने दीवार से सटा दिया था और अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया था। सुहानी उसकी पकड़ से छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी उसके चेहरे के सामने एक लाइटर जलता है और वहाँ कुछ रोशनी आ जाती है। उस रोशनी में सुहानी को अपने सामने खड़े उस शख्स का चेहरा दिखता है और वो शॉक्ड रह जाती है। सुहानी के सामने युवराज था, जो उसे नाराजगी के साथ देख रहा था। सुहानी डरते हुए कहती है, युवराज सर, आप?
युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, बेवजह अनजानी चीजों को छेड़ना बंद करो, वरना इसकी वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। युवराज के मुंह से ये सुनकर सुहानी और भी ज्यादा हैरान रह जाती है। कुछ दिनों पहले पद्मिनी सिंघानिया ने भी सुहानी से यही कहा था। अपनी बात पूरी करके युवराज सुहानी के मुंह से अपना हाथ हटाकर कुछ कदम पीछे हो जाता है। सुहानी युवराज के इस बर्ताव से डर गई थी और वो फौरन वहां से भाग जाती है। सुहानी के जाने के बाद युवराज कहता है, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो तुम्हें मौत के अलावा और कहीं नहीं लेकर जाएगा। मैं हर बार तुम्हें नहीं बचा सकता। रात के 9:30 बज रहे थे। पूरे शहर में खामोशी छाई हुई थी। पिछले कुछ दिनों से हुई घटनाओं ने लोगों को डरा दिया था। शहर के लोग अब ज्यादा देर तक नहीं जागते थे। रात में शहर की सड़कें सुनसान रहती थी। जो बाहर निकलता था उसकी मौत तय थी। इस बीच निशा और सुहानी वार्डन से छुपते हुए दबे पांव हॉस्टल से बाहर निकलती हैं। हॉस्टल के बाहर का नजारा तो और भी भयानक था। चारों तरफ अंधेरा था। रोशनी के नाम पर पेड़ों पर चमकते हुए जुगनू ही दिख रहे थे। आसपास कोई इंसान तो दूर, एक जानवर भी नहीं था। इस अंधेरे और सन्नाटे में उल्लू की आवाज माहौल को और भी भयानक बना रही थी। पुराना रोड तो दूर, निशा और सुहानी की तो एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो दोनों हॉस्टल के गेट के पास खड़े घबराते हुए वहां का नजारा देख रही थीं। तभी एक धीमी सी आवाज निशा और सुहानी के कानों पर पड़ती है, जो ठीक उनके पीछे से आ रही थी। तो चले विशिंग वेल की तरफ। ये आवाज सुनते ही उन दोनों के दिलों की धड़कनें जैसे रुक सी जाती हैं। डर से उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और मुंह से आवाज नहीं निकलती है। उनकी तो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं होती। कुछ पल बाद सुहानी हिम्मत करके पीछे मुड़ती है और चौंकते हुए कहती है, विवेक तुम? विवेक डर के साथ मुस्कुराते हुए दोनों के पीछे खड़ा था। उसे देखकर निशा और सुहानी की जान में जान आती है। विवेक को देखकर निशा उस पर बरसते हुए कहती है, यू इडियट, क्या तुम हमें हार्ट अटैक से मारना चाहते हो? विवेक शर्मिंदगी के साथ बस मुस्कुरा देता है। निशा आगे कहती है, वैसे तुम तो यहाँ मरने के लिए नहीं आने वाले थे ना, तो क्यों आ गए? विवेक शर्मिंदगी के साथ कहता है, अगर तुम लड़कियाँ इतनी हिम्मत दिखा सकती हो तो मैं तो एक लड़का हूँ ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। निशा विवेक को ताना मारते हुए कहती है, अच्छा लड़के हो, चलो देखते हैं कितनी हिम्मत दिखा पाते हो। इसके बाद वो तीनों हिम्मत करके पुराने रोड की तरफ चल पड़ते हैं। सुहानी, निशा और विवेक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। रात के इस सन्नाटे में उनके कदमों की आहट भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। हवा के हल्के से झोंके से एक पत्ती के हिलने की आवाज तक किसी को भी डराने के लिए काफी थी। विवेक डरते हुए धीमी आवाज में कहता है, हम अभी भी वापस जा सकते हैं। शट अप विवेक, चुपचाप चलते रहो। निशा का जवाब आता है। कुछ देर चलने के बाद तीनों विशिंग वेल के पास पहुंच जाते हैं। विशिंग वेल पुराने रोड से कुछ ही दूरी पर जंगल के अंदर था। उस साए के डर से रात को शिमला के लोग विशिंग वेल तो दूर, उस पुरानी रोड के आसपास भी नहीं आते थे। विशिंग वेल सालों पुराना एक कुआं था, जिसकी रेलिंग बड़े बड़े पुराने पत्थरों से बनी हुई थी। उसकी गहराई के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं कर पाया था। जो भी उसके पास जाता था वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आता था। विशिंग वेल के पास पहुंचते ही उन तीनों की हालत डर से खराब हो जाती है। निशा उस कुएं को देखते हुए कहती है, यार यहाँ आ तो गए, लेकिन आगे क्या प्लान है? सुहानी घबराहट और हैरानी के साथ निशा से कहती है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई प्लान होगा। निशा जवाब देती है, मैंने प्लान के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर विवेक चिढ़ते हुए कहता है, जब तुम दोनों के पास कोई प्लान ही नहीं था तो क्या हम यहाँ उस साए का डिनर करने आए हैं? सुहानी और निशा खामोश रहते हैं। उन दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। वो तीनों हिम्मत करके
धीरे धीरे उस विशिंग वेल के और करीब जाते हैं और उसको चारों तरफ से देखने लगते हैं। उन तीनों के हाथ में उनका मोबाइल था, जिसकी फ्लैशलाइट की मदद से वो आसपास देख पा रहे थे। उस कुएं के चक्कर लगाते हुए विवेक का एक हाथ विशिंग वेल की रेलिंग पर पड़ता है तो वो डरकर चीख पड़ता है और अपना हाथ फौरन हटा लेता है। विवेक के चीखने से सुहानी और निशा की भी चीख निकल जाती है। वो दोनों विवेक को देखती हैं, जो सही सलामत खड़ा था। सुहानी विवेक से कहती है, क्या हुआ? विवेक जवाब देता है, कुछ नहीं, मैंने बस ऐसे छू लिया था, इसीलिए डर गया। ये सुनकर निशा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हें यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था, तुम तो ऐसे डरकर हमें भी मरवा दोगे। विवेक अपनी सफाई देते हुए कहता है, मैं क्या करूं, मैं बस। इतना कहकर विवेक खामोश हो जाता है और उसके चेहरे का डर और बढ़ जाता है। अचानक से वहां का मौसम बिल्कुल सर्द हो गया था और उन तीनों को अपने पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तीनों पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। निशा हकलाते हुए कहती है, ये किसकी आवाज है? विवेक तो लगभग रोते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी उन तीनों को अपने पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, आज शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आया है। सुहानी, निशा और विवेक के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो तीनों बिना पीछे मुड़े ही तिरछी नजर से पीछे देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। उन तीनों के ठीक पीछे ही वो साया था। जब वो तीनों पीछे नहीं मुड़ते तो वो साया हवा में उड़ता हुआ धीरे धीरे उन तीनों के सामने आने लगता है। साए के सामने आने पर वो हिम्मत करके धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर उठाते हैं। उन्हें अपने सामने घना काला धुआं दिखाई देता है, जिसने एक बड़े से इंसान का आकार लिया हुआ था। उसे देखकर किसी को भी ये समझने में देर नहीं लगती कि पुराने रोड पर उस साए की कहानी सच है। और इस वक्त वो साया ठीक उनके सामने है। उस साए को देखते ही निशा, विवेक और सुहानी एक साथ चीख पड़ते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। वो भागने के लिए जैसे ही अपने पैर उठाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। अगले ही पल उस साए का हाथ सुहानी का गला पकड़कर उसे हवा में कुछ फीट ऊपर उठा लेता है। ये देखकर निशा और विवेक जोर से चीख पड़ते हैं, सुहानी! सुहानी अपने हाथ पैर मारकर छूटने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। निशा और विवेक जमीन से चिपके हुए थे और चाहकर भी सुहानी की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। सुहानी साए की पकड़ में हवा में छटपटा रही थी और अब उसका दम घुटने लगा था। सुहानी की हालत देखकर निशा और विवेक बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो देख रहे थे कि सुहानी की सांसें थम रही थीं। साए की पकड़ में सुहानी के मन में बस यही उम्मीद थी, युवराज। वो सोच रही थी कि शायद हमेशा की तरह युवराज आएगा और उसे बचा लेगा, लेकिन आज युवराज वहां नहीं था। सुहानी की ऐसी हालत देखकर विवेक को कुछ याद आता है और उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। विवेक अपने शर्ट के अंदर से एक लॉकेट निकालकर उसे देखने लगता है। वो एक गहरी सांस लेता है और उस लॉकेट को निकालकर साए की तरफ फेंक देता है। वो लॉकेट जैसे ही उस साए को लगता है, अचानक से सुहानी नीचे गिर जाती है, मानो उस लॉकेट ने साए की पकड़ को कमजोर कर दिया हो और सुहानी उसके हाथ से छूट गई हो। निशा और विवेक के पैर जो जमीन से चिपक गए थे, वो अब आजाद हो जाते हैं। वो तुरंत ही भागकर सुहानी के पास जाते हैं। सुहानी
अभी भी होश में थी और वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। विवेक और निशा सुहानी की उठने में मदद करते हैं और तीनों बिना देर किए वहां से भागने लगते हैं। उन्हें एहसास हो रहा था कि वो साया भी उन तीनों के पीछे पीछे आ रहा है। कुछ देर भागने पर सुहानी को ऐसा लगता है जैसे वो साया उनसे दूर होता जा रहा है। सुहानी को अब उस नेगेटिव एनर्जी का एहसास नहीं हो रहा था जो उस साये के आसपास होने से होती थी। कुछ दूर और भागने पर सुहानी को एक बहुत पावरफुल एनर्जी का एहसास होता है और वो अपने आसपास देखने लगती है। दौड़ते हुए सुहानी कहती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई और भी है। निशा इरिटेट होकर कहती है, अरे वो साया कम है क्या जो कोई और भी आ गया। सुहानी कहती है, मेरा मतलब उनसे है। ये कहकर सुहानी कदम रोक लेती है और सामने देखती है। सुहानी के रुकने पर निशा और विवेक भी रुक जाते हैं और वो भी उसी तरफ देखते हैं जहां सुहानी देख रही थी। एक शख्स पहाड़ी के किनारे पत्थर पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके बाल और दाढ़ी लंबे थे जो सफेद हो चुके थे। कपड़े के नाम पर उन्होंने सिर्फ एक सफेद धोती पहनी हुई थी। शिमला की इस ठंड में पता नहीं कैसे उन्हें गर्म कपड़े की जरूरत नहीं पड़ रही थी। साथ ही उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। देखने में वो कोई तेजस्वी साधु लग रहे थे। सुहानी, निशा और विवेक चलकर उनके पास जाते हैं। कौन है वो शख्स और क्या है विशिंग वेल का राज? क्या होगा अब सुहानी, निशा और विवेक के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए। ये सुनती हैरान रह जाती हैं। तो विवेक हैरानी से उन्हें देखते कहता है, आप कैसे पता हमारे पीछे आया था? वो शख्स विवेक की बात का कोई जवाब नहीं देते हैं, बस मुस्कुरा देते हैं। विवेक हैरान होकर सुहानी और निशा की तरफ देखता है। उन तीनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने बैठे हुए वो व्यक्ति कौन है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद सुहानी उनसे कहती है, बाबा क्या आप हमें बता सकते हैं जो चीज हमारे पीछे थी वो क्या है? बाबा शांत भाव से कहते हैं, वो एक अतृप्त आत्मा है। अतृप्त आत्मा? निशा कंफ्यूज होकर कहती है। बाबा उन्हें समझाते हैं, हाँ, अतृप्त आत्मा। मृत्यु के बाद आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं जिनका कर्म और कर्म फल शेष रहता है ना, वो इसी धरती पर किसी ना किसी रूप में भटकती रहती हैं। ये उन्हीं में से एक आत्मा है। सुहानी आगे कहती है, लेकिन बाबा वो साया लोगों को क्यों मार रहा है? बाबा सहजता से सुहानी, निशा और विवेक को देखकर कहते हैं, क्योंकि इससे उसे शक्ति मिलती है। सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, लेकिन बाबा अगर इसे रोका नहीं गया तो ये न जाने कितने लोगों को मार देगा। कल रात ही इसने हमारे कॉलेज के एक लड़के को भी मार दिया। सुहानी की बातें सुनकर बाबा मुस्कुरा को लोगों ने विशिंग वेल का नाम दे दिया है, लेकिन वास्तव में वो एक श्रापित कुआं है जो तुम्हारी इच्छा पूरी करने का लोभ देकर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है। बाबा की बातें सुनकर सुहानी, निशा और विवेक समझ जाते हैं कि बाबा उस साये और विशिंग वेल के बारे में काफी कुछ जानते हैं। सुहानी आगे कहती है, बाबा क्या आप हमें उस विशिंग वेल मतलब कि उस श्रापित कुएं के बारे में पूरी बात बता सकते हैं? बाबा अपनी बात शुरू करते हैं। आज से 200 साल पहले की बात है। यहाँ एक शक्तिशाली आत्मा जागृत हो गई थी और उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया था। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। जब अंग्रेज भी इन मौतों को रोक नहीं पा रहे थे तो गांव के कुछ लोग मिलकर मेरे गुरुदेव के पास हिमालय आए थे। गांव के लोगों ने मेरे गुरुदेव से प्रार्थना की कि वो
इस आत्मा को अपने वश में करे। मेरे गुरुदेव ने अपनी शक्ति से उस आत्मा को शहर के उस कुएं में कैद कर लिया और यहाँ के लोगों को उस आत्मा के विनाश से बचा लिया था। बाबा की बात खत्म होते ही निशा उत्सुकता से कहती है, फिर वो आत्मा मुक्त कैसे हो गई? बाबा जवाब देते हैं, मैंने सुना है कि कुछ सालों पहले किसी ने एक क्रिया के द्वारा उसे मुक्त कर दिया। सुहानी आगे कहती है, बाबा क्या आप उस आत्मा को फिर से कैद नहीं कर सकते? बाबा शांत भाव से जवाब देते हैं, मैं उसे कैद करने में सक्षम हूँ, लेकिन प्रकृति में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना मेरा काम नहीं है। भगवान ने निश्चित ही इसका भी कोई उपाय सोचा होगा, लेकिन वो उपाय मैं नहीं हूँ। बाबा की बात सुनकर निशा झट से कहती है, बाबा विवेक कहता है, यार ये बाबा तो बड़े पावरफुल है, उनसे थोड़ी सी और विभूति मांग लेना चाहिए थी। निशा भी बाबा को देखते हुए कहती है, क्यों? विवेक उसे ताना मारते हुए कहता है, अरे ताकि फिर कभी तुम दोनों पर इन्वेस्टिगेशन का भूत चढ़े तो हम विभूति लगा कर आए, कम से कम हमारी जान तो बचेगी, वरना आज तो तुम दोनों ने हमें वो साय का डिनर बना ही दिया था। अगर बाबा नहीं आते तो पद्मिनी अगले 3 दिन तक कॉलेज आती। 3 दिनों तक कैसे आती? सुहानी ने उलझन में विवेक से पूछा। विवेक काफी स्मार्टली जवाब देता है, सुहानी जब एक आदमी मरता है तो पद्मिनी 1 दिन आती है, अगर 3 लोग मरते तो 3 दिन आती ना। निशा विवेक से इरिटेट होकर कहती है, सुहानी इसकी बात मत सुन, उस साय को देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। रोड पर चलते हुए विवेक कहता है, अरे मैं तो कई दिनों तक नहाने वाला ही नहीं हूँ, ये विभूति मेरे माथे से नहीं मिटनी चाहिए। निशा विवेक को ताना मारते हुए कहती है, हाँ वैसे भी कौन सा तू रोज नहाता है। इसी तरह बातें करते हुए वो तीनों अपने अपने हॉस्टल पहुंच जाते हैं और इस बार वो साया उन्हें रास्ते में नहीं मिलता है। अगली सुबह कॉलेज के गार्डन में सुहानी, निशा और विवेक बैठे बातें कर रहे थे। शिमला की ठंड में सूरज की पहली किरण का मजा ही कुछ और था। वो तीनों इस वक्त वही एंजॉय कर रहे थे जब हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं, तो हिमालय की सफेद पहाड़ियाँ सुनहरी दिखाई दे रही थीं। निशा अपने दोस्तों से कहती है, यार यकीन ही नहीं हो रहा, उस साय के बारे में जो कहानियाँ हम बचपन से सुनते आ रहे थे वो बिल्कुल सच हैं। और इतना ही नहीं, कल उस साय से हमारा सामना भी हुआ था और हम बच भी गए। मुझे तो ये सब फालतू कहानी लगती थी, पर ये तो सच निकला यार। सुहानी सीरियस होकर कहती है, भगवान का शुक्र है कि कल रात बाबा वहीं थे, वरना हम तीनों आज की सुबह देख ही नहीं पाते। विवेक इस वक्त किसी सोच में डूबा हुआ था, तो निशा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहती है, विवेक तुम कहाँ खोए हुए हो? विवेक काफी सीरियस होकर कहता है, मैं वो बात सोच रहा हूँ जो तुम दोनों के दिमाग में दूर दूर तक नहीं आई है। निशा और सुहानी उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगती हैं। फिर विवेक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि वो साया भूत है या भूतनी। विवेक की ये बात सुनकर निशा और सुहानी के चेहरे पर जो सस्पेंस था वो चला जाता है। निशा चिढ़कर विवेक से कहती है, क्या बकवास कर रहे हो?
विवेक इस बार हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, वो साया जितने गुस्से में था ना, उसे देखकर लगता है पक्का वो भूतनी ही होगी। आदमी कहाँ इतना गुस्सा करते हैं। विवेक के ऐसा कहने पर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर निशा विवेक को चिढ़ाते हुए कहती है, विवेक अभी तो तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, कल रात उस साये के सामने हंसी कहाँ चली गई थी। फिर निशा सुहानी को देखकर आगे कहती है, सुहानी तूने देखा था ना, कल रात डर के मारे इसका चेहरा देखने लायक था। विवेक निशा की बातों को काटते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, शायद तुम ये भूल रही हो कि कल रात सुहानी को उस साये से मैंने बचाया था। विवेक के ऐसा कहते ही सुहानी कुछ याद करते हुए कहती है, विवेक तुमने उस साये पर क्या फेंका था जिससे कि उस साये की पकड़ मुझ पर छूट गई। विवेक उदास होकर कहता है, विवेक की बात से निशा और सुहानी सहमत होकर अपना सर हाँ में हिला देते हैं। कॉलेज शुरू हुए 5 महीने हो गए थे। दिसंबर का सर्द महीना चल रहा था। इस महीने में शिमला में स्नोफॉल होती है। इस हरे भरे शहर में बर्फ की सफेद चादर फैल गई थी, जिससे ये शहर और भी खूबसूरत दिख रहा था। सेंट थॉमस कॉलेज में हर साल दिसंबर महीने में स्टूडेंट्स को कॉलेज ट्रिप पर ले जाया जाता था। हर साल की तरह इस साल भी स्टूडेंट्स ट्रिप के लिए जाने वाले थे। सुहानी, विवेक और निशा भी बाकी के स्टूडेंट्स की तरह इस ट्रिप पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वो तीनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। तब विवेक उन दोनों से कहता है, तुम दोनों ने अपनी पैकिंग कर ली? निशा जवाब देती है, अरे वो तो मैंने 1 हफ्ते पहले ही कर ली थी। क्यों सुहानी? निशा सुहानी को देती है, वो अपने ही ख्याल में कोई थी। निशा उसके कंधे पर हाथ कहती है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? सुहानी कहती है, यार 5 महीने हो गए हैं और हम अब तक उस श्रापित इंसान के बारे में पता नहीं कर पाए हैं। हम तो अब तक पद्मनी पर ही अटके हैं। विवेक झट से कहता है, अरे उससे आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अरे वही होगी वो श्रापित औरत, और कोई इतना क्वालिफाइड लगता है क्या? निशा भी सीरियस होकर कहती है, यार हमने कितनी कोशिश कर ली, उस विशिंग वेल की हिस्ट्री ढूंढ ली, शिमला के लगभग हर बूढ़े इंसान से बात कर ली। यार मैंने तो उस खूसट आर्कियोलॉजिस्ट को भी पूरे 5 घंटे झेला है, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? विवेक कुछ सोच कर कहता है, अभी से छोड़ देते हैं, कल हम ट्रिप पर जा रहे हैं। अरे वहाँ से वापस आने के बाद हम फिर से अपनी ये रिसर्च स्टार्ट कर देंगे। सुहानी मायूस होकर अपना सर हिला देती है। अगली सुबह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अपनी ट्रिप के लिए मनाली निकल जाते हैं। सुबह का वक्त था, चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। ड्राइवर बहुत कम स्पीड में और केयरफुली बस चला रहा था। वो बस पहाड़ी और खाई के किनारे पर चल रही थी। हरियाली से भरा वहाँ का नजारा जितना खूबसूरत था उतना ही भयानक भी था। तभी कुछ स्टूडेंट्स ड्राइवर से कहकर बस रुकवा देते हैं। वो इस खूबसूरत नजारे की तस्वीरें लेना चाहते थे। बस ड्राइवर को ना चाहते हुए भी बस रोकनी पड़ती है और सभी स्टूडेंट्स बस से नीचे उतर जाते हैं। सुहानी भी अपने हाथों में कैमरा लिए हुए बस से बाहर आती है और बस के पीछे जाकर फोटोज क्लिक करने लगती है। कुछ देर बाहर रहने के बाद सभी स्टूडेंट्स वापस बस के अंदर आ जाते हैं, सिवाय सुहानी के। वो अब भी बस से थोड़ी दूर उन वादियों की फोटोज क्लिक कर रही थी। अपनी सीट पर आकर निशा आसपास देखती है तो उसे सुहानी नहीं दिखती। निशा सामने बैठे विवेक से कहती है, विवेक सुहानी अभी बस में नहीं चढ़ी है। विवेक कहता है, अरे रुको मैं उसे लेकर आता हूँ। विवेक बस से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी बस में हलचल होने लगती है और विवेक के कदम लड़खड़ा जाते हैं। उस हलचल से बस में बैठे सभी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती हैं। वहीं सुहानी को भी जमीन कांपती हुई महसूस होती है। वो समझ जाती है कि वहाँ भूकंप आया है। वो फौरन बस की तरफ देखती है। सुहानी बस की तरफ बढ़ने ही वाली होती है
तभी एक बड़ा सा चट्टान का टुकड़ा सुहानी की तरफ तेजी से आता है। सुहानी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्या है श्रापित कुएं और उस श्रापित इंसान का राज? क्या सुहानी खुद को बचा पाएगी या यहीं तक था उसका सफर? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। निशा और विवेक सुहानी को लाने के लिए बस के दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन ड्राइवर बस को आगे बढ़ा देता है। उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो एक स्टूडेंट की वजह से सारे स्टूडेंट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। अब सुहानी उस सड़क पर अकेली थी और सड़क से लगी पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे आ रही थी। सुहानी बुरी तरह से घबरा गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो ऊपर देखती है। पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर सुहानी की तरफ तेजी से आ रहा था। वो पत्थर इतना बड़ा था कि आसानी से सुहानी को कुचलते हुए आगे निकल सकता था। वो पत्थर आगे बढ़ते हुए सुहानी के नजदीक आ जाता है। सुहानी को अब यकीन हो गया था कि वो अब जिंदा नहीं बचने वाली है। डरकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी कोई सुहानी को कमर से पकड़कर खींच लेता है और उस पत्थर के आगे बढ़ने की आवाज भी बंद हो जाती है। कुछ देर तक जब सुहानी को कोई चोट नहीं लगती है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। इस वक्त वो युवराज की बाहों में थी और वो पत्थर सुहानी के बिल्कुल करीब था। युवराज ने पत्थर पर हाथ रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज ने अपने एक हाथ से उस पत्थर को रोक दिया हो। युवराज एक हाथ से उस बड़े चट्टान को कैसे रोक सकता है? वो अचानक से सुहानी के पास कैसे आ गया? सुहानी आंखें फाड़कर युवराज को देखती है और कहती है, युवराज सर। युवराज की नजरें भी सुहानी पर थीं और उसने अभी भी अपने एक हाथ से अपने से 3 गुना बड़े पत्थर को रोक कर रखा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थी। साथ ही पहाड़ी से लगातार बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही थीं। युवराज उस बड़ी सी चट्टान से अपना हाथ हटा लेता है। वो सुहानी का हाथ पकड़कर कहता है, चलो मेरे साथ, और आगे बढ़ जाता है। सुहानी भी युवराज से कोई सवाल नहीं करती और उसके पीछे जाने लगती है। वो देखती है कि कुछ दूर युवराज की कार खड़ी थी और युवराज नीचे आ रही चट्टानों से बचते हुए कार की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी पहाड़ी से एक और चट्टान नीचे आती है और युवराज की कार को कुचलते हुए खाई में गिर जाती है। युवराज की कार भी चट्टान के साथ नीचे खाई में चली जाती है। ये देखकर युवराज और सुहानी शॉक्ड रह जाते हैं। युवराज बिना देरी किए अपने आसपास देखता है और अपना रास्ता बदल लेता है। पहाड़ी के किनारे एक जंगल में चला जाता है। लैंडस्लाइड के वक्त युवराज का ध्यान सिर्फ सुहानी को बचाने पर था। उसे एहसास नहीं हुआ कि सुहानी को बचाते हुए वो दोनों जंगल में आ चुके हैं। वो दोनों लैंडस्लाइड और भूकंप से तो बच जाते हैं, लेकिन हिमालय के घने और खतरनाक जंगल में खो जाते हैं। युवराज अभी भी सुहानी का हाथ थामे जंगल में चल रहा था। सुहानी अपने आसपास देखते हुए कहती है, युवराज सर, यहाँ से बाहर निकलने में कितना वक्त लगेगा? युवराज आगे बढ़ते हुए जवाब देता है, मुझे नहीं पता। सुहानी चौंक जाती है और कहती है, नहीं पता मतलब? युवराज कहता है, मैं उन पत्थरों से बचने के लिए जंगल के अंदर आ गया, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर सुहानी परेशान हो जाती है और कहती है, इसका मतलब हम यहाँ खो गए हैं? युवराज जवाब देता है, तुम ऐसा कह सकती हो। अब तक सुहानी को लग रहा था कि युवराज इस जंगल को अच्छे से जानता है, इसीलिए वो यहाँ आया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सुहानी फिर से अपने चारों तरफ देखती है। वहाँ उसके आसपास घना जंगल और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। सुहानी का एक हाथ युवराज ने पकड़ा हुआ था और वो आगे बढ़ रहा था। सुहानी डरकर अपने दूसरे हाथ से युवराज के उसी हाथ को जोर से पकड़ लेती है। वो घबराते हुए कहती है, मैंने सुना है हिमालय के जंगल बहुत बड़े और खतरनाक होते हैं, यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, जहाँ इस वक्त हम हैं
वो जंगली भेड़ियों का एरिया है। सुहानी और भी ज्यादा डर जाती है। फिर कहती है, अगर वो यहाँ आ गए तो तुम उनका लंच बन जाओगी। युवराज जानबूझकर सुहानी को डरा रहा था। सुहानी परेशान होकर कहती है, मुझे अभी यहाँ से बाहर निकलना है। युवराज कहता है, अगर तुम इसी तरह बात करती रही तो भेड़िए तुम्हारी आवाज सुनकर आ जाएंगे। सुहानी डरकर खामोश हो जाती है और चुपचाप आगे बढ़ने लगती है। लेकिन उसके मन में अभी भी एक ही सवाल चल रहा था जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। काफी देर तक सुहानी उस सवाल के बारे में सोचती रहती है और जब उससे रहा नहीं जाता तो वो युवराज से सवाल कर लेती है। युवराज सर, आपने उस पत्थर को कैसे रोका? युवराज सुहानी के इस सवाल के लिए पहले से तैयार था। वो जानता था कि सुहानी ये सवाल जरूर करेगी। युवराज जवाब देता है, मैंने उस पत्थर को नहीं रोका। वो पत्थर नीचे रखे हुए दूसरे पत्थर से टकराकर रुक गया। उसी वक्त मैंने अपना हाथ आगे किया था, इसलिए तुम्हें लगा जैसे उस चट्टान को मैंने रोका है। सुहानी को युवराज की बातें सही लगती हैं। वैसे भी इस बात पर कौन भरोसा कर सकता था कि एक इंसान अपने एक हाथ से इतनी बड़ी चट्टान को रोक सकता है। वो आगे कोई सवाल नहीं करती। रात हो गई थी। युवराज और सुहानी अभी भी जंगल में ही भटक रहे थे। ना तो उन्हें जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल रहा था और ना ही उस पहाड़ी इलाके में नेटवर्क था। रात होते होते जंगल और भी भयानक दिखने लगा था। अब वहाँ भेड़िए और उल्लू की आवाज भी आने लगी थी। सुहानी काफी डरी हुई थी, लेकिन भेड़ियों के आ जाने के डर से कुछ कह नहीं रही थी। युवराज ये जानता था और उसे सुहानी की हालत पर हंसी भी आ रही थी। दिन भर चलते हुए सुहानी अब बिल्कुल थक चुकी थी, लेकिन युवराज के साथ ऐसा नहीं था। वो उसी फुर्ती के साथ अभी भी सुहानी का हाथ थामे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रोशनी दिखती है। सुहानी उस तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके कहती है, युवराज सर, वो देखिए, वहाँ से लाइट आ रही है। युवराज उस तरफ देखते हुए कहता है, लगता है ये कोई गांव है। सुहानी भी युवराज की बात से सहमत होकर कहती है, हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद हमें रुकने के लिए वहाँ कोई जगह मिल जाए। युवराज अभी बिल्कुल थका हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन सुहानी की हालत ठीक नहीं थी। सुहानी की सेफ्टी के लिए उन्हें रात किसी सेफ जगह पर रुकना था। युवराज सुहानी के साथ उस गांव की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों गांव के अंदर आ जाते हैं। वो गांव बिल्कुल सुनसान था। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। वहाँ सारे घर छप्पर वाले थे और कच्ची मिट्टी से बने हुए थे। सारे घर एक दूसरे से काफी दूर थे। साथ ही उन घरों के बाहर कोई इंसान नहीं दिख रहा था। ये देखकर सुहानी युवराज से कहती है, शायद यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं। युवराज इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उन घरों को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते जाता है। कुछ दूर चलने के बाद युवराज एक घर के बाहर रुकता है और दरवाजा खटखटाता है। कुछ ही पलों में उस घर का दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक बुजुर्ग बाहर निकलते हैं। युवराज उस बुजुर्ग से कहता है, बाबा, हम दोनों जंगल में रास्ता भटक गए हैं। काफी रात हो गई है। क्या हमें रुकने के लिए कोई जगह मिलेगी? वो बुजुर्ग उन दोनों को बड़े गौर से देखते हुए कहता है, क्या तुम दोनों पति पत्नी हो? बाबा की बात सुनकर सुहानी को हंसी आ जाती है। वो बाबा को ना में जवाब देने ही वाली होती है। तभी युवराज कहता है, हाँ, ये मेरी पत्नी है। युवराज के इस जवाब पर सुहानी चौंक जाती है और हैरानी से युवराज को देखने लगती है। युवराज अभी भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बाबा को ही देख रहा था। बाबा कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। बाबा का घर भी मिट्टी का बना हुआ था, जिसके ऊपर छप्पर था। अंदर आकर युवराज और सुहानी देखते हैं कि वहाँ एक बूढ़ी औरत भी थी, जो अजीब सी नजरों से युवराज और सुहानी को देख रही थी। बाबा उस औरत की तरफ इशारा करके कहते हैं, ये मेरी पत्नी है। बाबा की पत्नी युवराज और सुहानी को ऊपर से नीचे देखती है और कहती है, कौन है ये दोनों? बाबा जवाब देते हैं, ये पति पत्नी है, रास्ता भटक गए हैं। इन्हें रुकने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो मैंने अंदर बुला लिया। बाबा की पत्नी कहती है, अच्छा किया।
वो युवराज और सुहानी की तरफ देखते हुए कहती है, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। इतनी रात को ऐसे बाहर घूमना ठीक नहीं है, बाहर बहुत खतरा है। सुहानी और युवराज हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि कोई बिना किसी को जाने पहचाने उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। बाबा की पत्नी युवराज और सुहानी को कुछ खाने के लिए देती हैं और वो खाना खाते हैं। बाबा उन दोनों से कहते हैं, बेटा तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो? बाबा के सवाल पर युवराज कुछ कह पाता इससे पहले सुहानी कहती है, बाबा इनका नाम युवराज दीवान है और मैं सुहानी। सुहानी अपना सरनेम कहते कहते रुक जाती है। वो आगे कहती है, हम दोनों शिमला से आए हैं। सुहानी के मुंह से शिमला का नाम सुनकर बाबा चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों शिमला से आए हो? सुहानी कहती है, हाँ बाबा, लेकिन आप इतना हैरान क्यों लग रहे हो? बाबा क्यूरियस होकर सुहानी से कहते हैं, क्या वहाँ वो कुएं वाली आत्मा अभी भी रहती है? बाबा के ऐसा कहते ही युवराज और सुहानी खाते खाते रुक जाते हैं और हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। सुहानी बाबा से कहती है, बाबा आप उस साई के बारे में कैसे जानते हैं? बाबा कहते हैं, मैंने बचपन में उसकी कहानियाँ सुनी है। मेरे परदादा पहले शिमला में ही रहते थे। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, बाबा क्या आप हमें उस श्रापित कुएं और उस आत्मा के बारे में कुछ बता सकते हैं? बाबा सुहानी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पूरी बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दादा से मैंने वो कहानियाँ सुनी हैं। सुहानी सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगती है। युवराज अभी भी खामोशी से अपना खाना खा रहा था। उसे देखकर नहीं लग रहा था जैसे वो इन सब के बारे में कुछ भी जानना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी बाबा के जवाब का इंतजार कर रहा था। बाबा आगे कहते हैं, सालों पहले मेरे परदादा अपने परिवार के साथ शिमला में रहते थे। ये तब की बात है जब यहाँ अंग्रेज राज करते थे और शिमला एक गांव की तरह था। वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर वहाँ अचानक से लोगों की मौतें होने लगी। कुछ समय बाद पता चला कि वहाँ एक आत्मा है जो लोगों को मार रही थी। मेरे परदादा उस आत्मा के कहर से अपने परिवार को बचाने के लिए शिमला को छोड़कर यहाँ आ गए। मेरे दादा ने बताया था कि वहाँ के लोगों ने हिमालय से किसी बहुत बड़े अघोरी को बुलाया था, जिन्होंने उस आत्मा को कैद कर लिया और फिर वहाँ मौतें बंद हो गईं। युवराज बाबा की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन कुछ कहता नहीं है। सुहानी आगे कहती है, बाबा क्या आप जानते हैं कि वो आत्मा किसकी है? बाबा इस सवाल का जवाब दे ही रहे होते हैं, तभी उनकी पत्नी बाबा को डांटते हुए कहती है, अरे चुप हो जाइए, आप भी ना, इतनी रात को ऐसे भूत प्रेतों की बातें कौन करता है? बच्चे को डराइए मत। अपनी पत्नी की डांट सुनकर बाबा चुप हो जाते हैं। सुहानी भी ये सोचकर चुप हो जाती है कि कल वो बाबा से सब कुछ पूछ लेगी। युवराज को भी इस बारे में जानना था, लेकिन वो अपनी क्यूरियोसिटी जाहिर नहीं करता। कुछ देर में सुहानी और युवराज अपना खाना खत्म कर लेते हैं। उन्हें सोने के लिए एक कमरा दिया जाता है। जब युवराज और सुहानी उस कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक छोटा सा कमरा था और वहाँ उन दोनों के सोने के लिए दो छोटी छोटी खाट रखी हुई थीं। गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए उस कमरे में लालटेन रखी हुई थी, जिसकी हल्की रोशनी कमरे में फैली थी। उस कमरे को देखकर सुहानी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या युवराज ने सच में उस पत्थर को रोक रखा था या कोई और बात थी? क्यों युवराज सुहानी को हर मुसीबत से बचाने के लिए पहुंच जाता है? क्या है युवराज का राज? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। पापा बस गई? पता नहीं। पापा बस आ रही है? पता। लाइव बस ट्रैकिंग के लिए रेड बस करो, ये टाइम पास स्किप करो।
युवराज इस वक्त सुहानी के सवालों का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए कमरे में आते ही वो उस खाट पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। युवराज को लगता है कि ऐसा करने से वो सुहानी के सवालों से बच जाएगा। सुहानी देखती है कि उसका खाट और युवराज का खाट काफी दूर रखा था। सुहानी को उस नई जगह पर थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए सुहानी अपने खाट के पास जाकर कुछ देर तक उसे देखती है और फिर उसे एक आइडिया आता है। सुहानी उस खाट को खींचते हुए युवराज के पास ले आती है। खाट के खींचने की आवाज सुनकर युवराज अपनी आंखें खोल लेता है। युवराज देखता है कि अब सुहानी और उसके खाट के बीच बस 1 फीट का डिस्टेंस था। सुहानी उस खाट पर अपने पैर ऊपर करके बैठ जाती है और युवराज को देखने लगती है। सुहानी को इस तरह से खुद को घूरते हुए देख युवराज इरिटेट होकर कहता है, व्हाट? सुहानी कहती है, आपने बाबा से ये क्यों कहा कि हम पति पत्नी हैं? युवराज अब तक इसी से बचना चाहता था, लेकिन सुहानी भी कहाँ मानने वाली थी। वो कहता है, तो क्या कहता कि तुम मेरी क्या हो? सुहानी कहती है, आप कह देते कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। युवराज कहता है, अगर मैं उनसे ये कहता तो हमें यहाँ रुकने की जगह नहीं मिलती। सुहानी अपना मुंह बनाकर कहती है, क्यों? युवराज सुहानी के सवालों से इरिटेट हो रहा था। वो चिढ़कर कहता है, ये गांव है और यहाँ एक लड़का और एक लड़की बिना किसी रिश्ते के एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। सुहानी कुछ सोचती है और अपना अगला सवाल करती है, क्या सच में उस चट्टान को आपने अपने हाथ से नहीं रोका था? सुहानी का सवाल सुनकर युवराज खामोश रह जाता है और सुहानी के क्यूरियस चेहरे को देखता रहता है। युवराज का इस तरह देखना सुहानी को कुछ अजीब लगता है। वो कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? युवराज जवाब देता है, मैं सोच रहा हूँ कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि कोई इंसान अपने से 3 गुना बड़ा और 30 गुना भारी पत्थर को अपने एक हाथ से रोक सकता है? युवराज की बात सुनकर सुहानी सोच में पड़ जाती है। युवराज हमेशा लॉजिकल बातें करके सुहानी को उलझा देता था और आज भी उसने ऐसा ही किया था। सुहानी को उलझन में देख युवराज उसे ताना मारते हुए कहता है, अगर तुम्हारे सारे सवाल हो गए तो अब मैं सो जाऊं? सुहानी अपना सर हिला देती है। युवराज फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद युवराज की बॉडी में कोई हरकत नहीं होती। ये देखकर सुहानी को लगता है कि युवराज सो गया है। सुहानी को अभी भी नींद नहीं आ रही थी और वो अपने खाट पर बैठकर युवराज को सोते हुए देख रही थी। सोते हुए युवराज बहुत शांत और मासूम लग रहा था। उसे देखकर सुहानी खुद से कहती है, युवराज सर सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं। इन्हें ऐसे देखकर कौन कहेगा कि नींद से उठते ही ये एंग्री बर्ड बन जाएंगे। ये कहते हुए सुहानी की नजर युवराज की कलाई पर जाती है। युवराज की कलाई पर एक अजीब सा निशान था। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे दाग कर बनाया गया है। ऐसा निशान सुहानी ने पहले कभी नहीं देखा था। सुहानी युवराज के पास आती है और उसकी खाट के पास जमीन पर बैठ जाती है। वो युवराज का हाथ अपने हाथों में लेकर उस निशान को गौर से देखने लगती है। पिछले कुछ दिनों से सुहानी ने युवराज में जो चीजें नोटिस की थी वो कुछ नॉर्मल नहीं लग रही थी। साथ ही सुहानी को बाबा की वो श्रापित इंसान वाली बात भी बार बार याद आ रही थी। सुहानी के मन के किसी कोने में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं युवराज ही तो वो श्रापित इंसान नहीं है। सुहानी अपने मन में आ रहे ख्यालों को झटकते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज सर बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने हमेशा मुझे प्रॉब्लम से बचाया है। ये वो मॉन्स्टर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। सुहानी धीमी आवाज में युवराज से कहती है, गुड नाइट युवराज सर, और धीरे से युवराज का हाथ
उस खाट पर रख देती है। इसके बाद सुहानी भी जाकर सो जाती है। सुहानी के सोने के बाद युवराज अपनी आंखें खोलता है। वो अब तक सोया नहीं था। सुहानी का उसके पास आना, उसका हाथ पकड़ना, उसे सब पता था। युवराज अब तक समझ गया था कि सुहानी के मन में उसके लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। ये सोचकर युवराज को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही उसके मन में किसी चीज का डर भी था जो उसे सुहानी की तरफ बढ़ने से रोक रहा था। यही सोचते सोचते युवराज को भी नींद आ जाती है। अगली सुबह जब युवराज की नींद खुलती है तो उसे सुहानी कमरे में नहीं दिखती। सुहानी को वहां ना देखकर युवराज हड़बड़ा जाता है। वो फौरन उठकर सुहानी को ढूंढते हुए घर से बाहर आ जाता है। घर से बाहर निकलकर वो देखता है कि वहाँ सुहानी गांव के कुछ बुजुर्गों से उस विशिंग वेल की कहानी सुन रही थी। सुहानी को देखकर युवराज एक चैन की सांस लेता है और वो भी बिना कुछ कहे वहीं बैठ जाता है। सुहानी के कहने पर बाबा अपनी बात शुरू करते हैं। ये बात 200 साल पहले की है, जब मेरे परदादा शिमला में रहते थे। तब यहाँ अंग्रेजों का राज हुआ करता था। वो आत्मा किसकी है और कहाँ से आई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये शुरू कब से हुआ ये मैं बता सकता हूँ। बाबा आगे कहते हैं, उस समय मेरे परदादा शिमला में खेती करते थे। एक सुबह जब वो अपने दोस्तों के साथ खेत में काम करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक लाश मिली। वो लाश उनके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के की थी। उसे बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया था, लेकिन उसे मारने वाले का कुछ पता नहीं चला। 3 दिन बाद उसी जगह पर फिर से एक लाश मिली और उसकी हत्या भी बिल्कुल वैसे ही की गई थी जैसे पहले लड़के की। कुछ ही दिनों में ये हत्याएं रोज होने लगी। रोज होने वाली मौतों से गांव में डर का माहौल फैल गया। लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था, लेकिन वो मौतें नहीं रुक रही थीं। अंग्रेजी पुलिस भी अपराधी को नहीं ढूंढ पा रही थी। गांव के कुछ लोगों का कहना था कि वो हत्याएं कोई आत्मा कर रही है, लेकिन कोई भी ये पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता था, क्योंकि किसी ने भी उस आत्मा को नहीं देखा था। जो कोई भी उसे देखता वो जिंदा नहीं बचता। इस स्थिति को देखकर वहाँ के मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर हिमालय की पहाड़ी में रहने वाले अघोरी के पास गए। उनमें से एक सिद्ध अघोरी से उन लोगों ने प्रार्थना की कि वो उस आत्मा से वहाँ के लोगों को बचा लें, और वो अघोरी इसके लिए मान भी गए। जब वो महान अघोरी शिमला आए और उन्होंने अपनी तांत्रिक विद्याएं शुरू की, तो उन्हें पता चला कि उस आत्मा को तंत्र से ही जागृत किया गया है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उसे जागृत करने वाला कौन है। वो आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी, लेकिन अघोरी तो और भी शक्तिशाली होते हैं। ये भूत प्रेत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने गांव वालों को बताया कि जिसने उस आत्मा को जागृत किया था, उसने उस आत्मा को एक जीव के साथ जोड़ दिया था, और वो जीव ही उस आत्मा की शक्ति का स्रोत था। बाबा की बात सुनकर सुहानी उनकी बात को काटते हुए कहती है, वो कौन सा जीव था बाबा? बाबा आगे कहते हैं, वो एक गिलहरी थी जिसके साथ उस आत्मा को जोड़कर उसे जागृत किया गया था। उसी गिलहरी का इस्तेमाल करके अघोरी ने उस आत्मा को कुएं में कैद किया, लेकिन अंत में उस गिलहरी को मार दिया। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, उन्होंने गिलहरी को क्यों मार दिया? बाबा जवाब देते हैं, पता नहीं। यही सवाल मैंने भी अपने दादाजी से पूछा था, पर इसका जवाब उन्हें भी नहीं पता था।
कुछ लोगों का कहना था कि उस गिलहरी के जिंदा रहने पर उस आत्मा के वापस आ जाने का खतरा था, लेकिन सच क्या है ये तो केवल वो अघोरी बाबा ही जानते थे। उन्होंने उस आत्मा को कैद करके शिमला के लोगों की जान बचा ली थी। बाबा की बात पूरी होते ही सुहानी उनसे कहती है, जब उस आत्मा को कैद कर लिया गया था तो फिर आपके परदादा शिमला को छोड़कर क्यों चले गए? बाबा कहते हैं, मेरे परदादा को डर था कि कहीं फिर से वो आत्मा आजाद ना हो जाए, इसीलिए वो अपने परिवार के साथ वहां से बहुत दूर चले आए। अघोरी बाबा ने उस कुएं के साथ साथ उस शहर को भी बांध दिया था, जिससे अगर भविष्य में वो आत्मा आजाद भी हो जाए तो भी उस शहर से बाहर ना जा पाए। सुहानी बाबा से कहती है, बाबा उन अघोरी का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वो शायद सच में आजाद हो गया है। उसने फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया है। सुहानी की ये बात सुनकर बाबा दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, भगवान वहाँ के लोगों की रक्षा करे। सुबह फ्रेश होने के बाद युवराज और सुहानी बाबा के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। युवराज हमेशा की तरह खामोशी से अपना नाश्ता कर रहा था, लेकिन सुहानी उनके साथ बैठे बाबा से बातें कर रही थी। सुहानी को देखकर ही समझ आ रहा था कि वो यहाँ आकर कितनी खुश है। नाश्ता करने के बाद युवराज बाबा से कहता है, बाबा शिमला जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी? युवराज का सवाल सुनकर सुहानी की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो इतनी जल्दी वहाँ से वापस शिमला नहीं जाना चाहती थी। युवराज सुहानी का ये रिएक्शन नोटिस कर लेता है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो सवालिया नजरों से बाबा को देखता है। बाबा हंसते हुए युवराज को जवाब देते हैं, बेटा कल यहाँ भूकंप आया था। पहाड़ियों से गिरे हुए बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर अभी भी पड़े हुए हैं। 2-3 दिनों तक यहाँ कोई भी बस आ ही नहीं सकती। तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। बाबा का जवाब सुनकर सुहानी के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। वो खुशी से उछलते हुए कहती है, क्या सच में? सुहानी का रिएक्शन देखकर बाबा भी मुस्कुरा देते हैं और युवराज उसे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता है। जब सुहानी की नजर युवराज पर जाती है तो वो अपनी स्माइल छुपाते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती है, बाबा क्या सच में 2-3 दिनों तक हम कहीं नहीं जा सकते? फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तब तक हम यहाँ कैसे रहेंगे? युवराज अच्छे से समझ रहा था कि सुहानी ये सब सिर्फ युवराज को दिखाने के लिए कह रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी सुहानी अपने चेहरे की खुशी को नहीं छिपा पा रही थी। सुहानी ये सोचकर बहुत खुश थी कि अब वो कुछ दिन और युवराज के साथ यहाँ रहने वाली है, लेकिन युवराज को जल्द से जल्द वापस शिमला जाना था, क्योंकि वो अपनी मॉम को उस शहर में अकेले नहीं छोड़ सकता था जहाँ वो साया हर वक्त उनके साथ रहता था। फिलहाल युवराज के पास गांव में रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो हिमालय की पहाड़ी पर बसा एक छोटा सा गांव था जहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए युवराज किसी से मदद भी नहीं ले पा रहा था। अगर वो चाहता तो अकेला वहां से निकल सकता था, लेकिन उसके साथ सुहानी थी जिसे वो छोड़ नहीं सकता था। शाम का वक्त था। सुहानी गांव में घूमने के लिए बाहर निकली थी। हिमालय की पहाड़ी पर बसा वो गांव बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ बर्फ और हरियाली थी। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। लोग अपने अपने घर के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। हरियाली से भरा और शहर के शोर शराबे से दूर ये गांव सुहानी को बहुत ही प्यारा लग रहा था। सोने पे सुहागा तो इस खूबसूरत गांव में युवराज का साथ था। थोड़ी दूर चलने के बाद सुहानी देखती है कि एक मैदान में गांव के बच्चे खेल रहे थे। सुहानी वहां बैठकर उस मैदान में खेलते हुए बच्चों को देखने लगती है। सुहानी को ये सब बहुत सुकून दे रहा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग सुहानी के पास ही आकर बैठ जाते हैं। सुहानी उन्हें देखकर स्माइल कर देती है। वो बुजुर्ग सुहानी से कहते हैं,
पहले तो कभी तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। कौन हो तुम? सुहानी जवाब देती है, काका मेरा नाम सुहानी है, मैं शिमला से हूँ। वो कल लैंडस्लाइड हो गई थी ना, तो उस वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ। सुहानी वहीं बैठे काका से उस गांव के बारे में बातें करने लगती है। बातें करते हुए सुहानी की नजर उनकी कलाई पर पड़ती है। उनकी कलाई पर एक अजीब सा निशान था। उस निशान को देखकर सुहानी खुद से कहती है, ये क्या? कुछ ऐसा ही निशान तो युवराज सर की कलाई पर भी है, लेकिन ये किसका निशान है? सुहानी अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं कर पाती और काका से पूछ ही लेती है, काका आपकी कलाई पर ये निशान कैसा है? काका अपनी कलाई के उस निशान को देखते हुए कहते हैं, बेटा ये निशान काले जादू का है। क्या सुहानी का शक सच है? क्या है युवराज की कलाई के निशान का राज? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।